हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स। देखो, हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था किस तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, ओके, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, 15 मिनट्स। ओके, सो बेसिकली हम आज का ये लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। ओके, सेबी से रिलेटेड भी है। नाउ अगर हम देखें किस तरीके से ये शेयर्स इशू होते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो अमाउंट मींस आपका जो फेस वैल्यू है, आपका एक डिनोमिनेशन है, मतलब जैसे मैंने एक रेडी किया, ओके, बॉन्ड्स, ओके, कुछ भी रेडी किया, उसमें फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। ओके, तो उसमें क्या होता है, वो अगर डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, ओके, मींस उसकी प्राइस कम है, तो उसको बोलिए जाएगा उसकी, मतलब मैंने 1 लाख का जो बॉन्ड है, फेस वैल्यू है, इसको देने के बाद 1 लाख रुपये मिलने हैं। अगर वो कम प्राइस में है तो उसको बोला जाता है डिस्काउंट प्राइस, और अगर ज़्यादा में है तो उसको ही बोला जाता है प्रीमियम प्राइस। ओके, अब देखो क्या होता है, अगर कंपनी को अगर किसी जैसे मार्केट्स में आना है, अपने शेयर्स लूज करने हैं या फिर शेयर्स करने हैं, ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि कंपनी को हायर करना पड़ेगा एक अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन हो सकता है? वो एक्सिस बैंक हो सकता है, HDFC बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। ओके, अब वो क्या करेगा ना कि सबसे पहले वो इनवाइट एप्लीकेशंस रेडी करेगा पब्लिक के लिए। ओके, और दूसरा ये कि वो प्रॉमिस भी करेगा कि अगर आपके जो शेयर्स है ना, आपने जैसे 1 लाख शेयर्स निकाले, अब वो क्या हुआ कि आपने जो में मतलब शेयर्स निकाले, अब वो 90,000 में जो शेयर्स थे ना, 90,000 शेयर्स आपके ले लिए गए किसी ने, मतलब सभी लोगों ने खरीद लिए। अब बचे हुए जो 10,000 शेयर्स है ना, वो आपको प्रॉमिस करता है, जो ये जो अंडर राइटर होता है, ओके, जो भी बैंक आप हायर कर रहे हो, तो वो आपको वो आपसे परचेज करेगा। जो अनसब्सक्राइब जो शेयर्स होते हैं उनको एक तरीके से परचेज करता है, बचे कुछ जो भी 10,000, जो 10,000, 15,000, जो भी शेयर्स आपके बचेंगे उसको लेगा। तो उसमें क्या होता है ना, एप्लीकेशन इनवाइट करेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन रेडी करेगा, ओके, पब्लिक के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, DRHA रेडी करेगा सेबी के लिए। ओके, DRHA क्या होता है? ड्राफ्ट रीड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, जिसमें आपने सुना होगा ये मार्केट रिस्की भरा है ना, जिस पे आप अपना जो भी है, मतलब इन्वेस्ट वगैरह ध्यान से करें, राइट? तो मतलब म्यूचुअल फंड्स में आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो बेसिकली वही है, वो सेबी वो मतलब रेडी करेगा। ओके, मतलब रिस्क भरा है क्या नहीं है, वो सेबी को भेजेगा। ओके, सेबी परमिशन देगा, राइट? सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। ओके, तो देखो बेसिकली क्या है कि ये परमिशन देगा, है ना, सेबी। अब सेबी क्या करेगा ना कि आईपीओ की डेट निकाल के देगा कि आईपीओ की डेट कब करनी है। आईपीओ कौन है? इनिशियल जो पब्लिक ऑफर्स हैं वो, ओके, जो पहली बार फ्रेश शेयर आ रहा है मार्केट में, है ना। नाउ इसके बाद क्या होगा कि लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोग वगैरह खरीदेंगे। ओके, अब इन्वेस्टर्स भी होते हैं वहाँ पे। इन्वेस्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक बुल इन्वेस्टर होता है, एक बियर इन्वेस्टर होता है। ओके, बुल इन्वेस्टर वो होता है, ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर होता है, जो परचेज करता है किसी शेयर्स को होप ऑफ प्रॉफिट की वजह से। ओके, मतलब उसको लगता है कि यहाँ से मुझे काफ़ी पैसा आ सकता है। बियर इन्वेस्टर वो होता है कि जिसने इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया होगा, और वो फिर डर डर के, मतलब एक तरीके से डरता है कि कहीं ये मेरा लूज ना हो जाए। ओके, जो अमाउंट है ना वो मतलब लॉस में नहीं चले जाए, इस वजह से वो एक तरीके से मतलब परचेज भी करता है, या फिर आप बोल सकते हो सेल कर देता है ना, अमाउंट जो भी, मतलब सेल, इसको बाई करना होप ऑफ प्रॉफिट की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल करना फॉर द फियर ऑफ लॉस। ओके, एफपीओ क्या होता है और आईपीओ क्या होता है? आईपीओ हमने जैसे देखा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, जो अनलिस्टेड होते हैं, मींस कि सबसे पहले वो मार्केट में आते हैं तो अनलिस्टेड होते हैं, जब वो सब कुछ खरीद जाते हैं तो वो लिस्टेड हो जाते हैं। अब वो वही प्रोडक्ट, मतलब जो वही शेयर्स है ना, फिर से मार्केट में फिर से मतलब फॉलो अप करा रहे हैं कि उन्होंने देखा कि अच्छा अमाउंट जा रहा है, चलो और थोड़ा सा लूज कर देते हैं शेयर्स को। तो एफपीओ, वही एफपीओ होता है, सेकेंडरी मार्केट्स में होते हैं ये। ओके, तो फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग होता है, लिस्टेड हो जाते हैं। ओके, पहली बार जो कंपनी में आया वो अनलिस्टेड था, और जैसे ही वो शेयर्स बेचे वो लिस्टेड होने लगे, उसके फिर से शेयर्स आए, वो एफपीओ में आ गए। ओके, तो सेकेंडरी मार्केट है ये। नाउ अगर हम देखें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया की सबसे आप बोल सकते हो कि पुरानी जो एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज। नाउ ये थर्मोमीटर की तरीके से वर्क करता है इकोनॉमी का। कैसे? नाउ अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो किस बेसिस पे जाता है? यही तो चेक करते हैं। नाउ इनमें भी कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे सेंसिटिव इंडेक्स जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, दूसरा निफ्टी। ओके, नाउ एक को हम देखते हैं सबसे पहले सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे ना 30 कंपनी को देखा जाता है,
FMMC के अंडर। देखो FMMC क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे शेयर्स एंड स्टॉक को एक्चुअली हेल्ड बाय पब्लिक, इट मीन्स देखा जाता है कि कितने लोगों ने शेयर्स मतलब ले रखे हैं। ओके, इट मीन्स आप समझिए मार्केट में आप जैसे देखोगे कि जो पेमेंट मतलब जो इंसान है ना, वो क्या करता है कि पब्लिक होती है ना, पब्लिक उससे कितना पैसा मतलब कितना पैसा उसको दे रही है ना। या फिर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह दिवाली के टाइम पे हम बोलते हैं ना मार्केट काफ़ी हाई पे है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि लोग बाहर निकलते हैं है ना, प्रोडक्ट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं है ना, मार्केट में पैसा आता है। उसी तरीके से सेम ये चीज़ है कि यहाँ पे ना स्टॉक खरीदे जाते हैं। ओके, अब कितने लोगों ने स्टॉक खरीदा, ओके, या फिर आप समझ सकते हो है ना कि प्रोडक्ट मार्केट में कितना पैसा आया। ओके, तो एक ये हो गया कंसेप्ट। ओके, तो जिसमें हमारा मार्केट हाई होता है, लो जिसमें लो में अगर हम देखें तो दिवाली के टाइम पे बहुत से कभी कभी होता है कि जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करते हैं, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो कम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, लोग चाहते हैं कि आप सस्ते दामों में ले जाओ, पर ले जाओ। ओके, चाहते हैं लोग। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है लो मार्केट। तो बेसिकली यही सेम थिंग है। इसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए क्या आता है कंसेप्ट एफएफएमसी, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें शेयर्स को देखा जाता है, स्टॉक को देखा जाता है, कितने पीपल ने हेल्ड किए हुए रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के तौर में देखें, रिलायंस का 1917 में 10 रुपये का शेयर्स हुआ करता था, तो उसने क्या किया 1000 शेयर्स निकाले। अब 1000 का अगर हम जो एफएफएमसी देखें ना, फ्री मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसमें क्या है कि 1000 शेयर किस में जाएंगे। ओके, 1970 में 10,000 की इसकी प्राइस हो रही है। ओके, अब 2023 में अगर हम देखें कि जैसे 100 रुपये का वही शेयर्स है। ओके, अब उसकी जो प्राइस है ना एफएफएमसी, जैसे मतलब मार्केट प्राइस होगी उसकी होगी 1 लाख रुपए। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एफएफएमसी कितना था, मतलब इंडेक्स में हम देखेंगे कि उस कंपनी का जो बेसिकली जो मार्केट्स है, डेट मीन्स कि लोगों ने कितने स्टॉक्स उसके रिटेन करके रखे हुए हैं, मतलब हेल्ड करके रखे हुए हैं है ना, लेके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने उस कंपनी के ना फर्स्ट डे का हमने जो अमाउंट था वो नीचे लिख दिया। ओके, और सेकेंड डे मतलब जो अभी का करंट अमाउंट है उसको हमने ऊपर लिख दिया, इंटू करा 100 से। उसके बाद इंटू करने के बाद जो अमाउंट आया मतलब 1000 आया। ओके, तो 1000 हमने पॉइंट्स में लिखे। जैसे आपने सुना होगा ये आज मार्केट 480 580 980 पॉइंट्स पे चल रहा है। ओके, तो क्या होता है इस तरीके से 30 कंपनी होती है ना, उसका मतलब इवैल्यूएशन किया जाता है, और फिर इवैल्यूएशन करने के बाद उसको एक एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद एक एवरेज का उसमें डाल दिया जाता है। ओके, ये सेंसेक्स में होता है। ओके, सेंसेक्स में होता है, ये पॉइंट्स बताए जाते हैं। BSE बोर्ड, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड क्या करता है कि 30 कंपनी का पहले चूज करेगा। ओके, उसके बाद वेटेज निकालेगा, एवरेज है ना, फिर निकाल देगा कि इतना मार्केट चल रहा है। ऐसी निफ्टी में होता है 50 कंपनीज का होता है। ओके, ओके, सो बेसिकली निफ्टी में ये चीज़ होती हैं। और लाइक अगर हम देखें मनी जैसे हम बैंक अकाउंट में रखते हैं, राइट, मनी को हम बैंक अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही शेयर्स को भी आज के टाइम में ना एक डिपॉजिटरी अकाउंट होता है, डिपॉजिट करके रखते हैं ना, फिजिकल फॉर्मेट में होते हैं वो भी है ना। आपने जैसे जानते होगे कि आपने शेयर्स खरीदते हो, मोबाइल पे खरीदते हो, आपने डिजिटली फॉर्म में खरीद लिया, राइट। तो उसी तरीके से ना शेयर्स भी फिजिकल फॉर्म में होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, वो डिपॉजिटरी क्या करता है कि डिजिटल फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देता है। जैसे आज के टाइम में आरबीआई ने क्या किया कि पेमेंट मतलब फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था, अब पेमेंट को ना ऑनलाइन फॉर्म में डाल दिया उसने, है ना, आरबीआई ने। तो उसको इजी हो जाता है, आपको मतलब शेयर्स भी कर सकते हो, किसी को शेयर करना चाहो मनी को, राइट। ऐसे ही डिपॉजिटर ने ना क्या किया, फिजिकल फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया, जैसे ट्रेड हो सके इजीली। अब डीमेट अकाउंट, उसमें शेयर्स होता है ना, डिजिटल फॉर्म में ट्रेड कर सकें, और उसके लिए होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब मटेरियल को ना डीमटेरियलाइज्ड कर दिया। ओके, तो वो अकाउंट बना दिया डीमेट अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, देखो सेबी गॉट द पावर फ्रॉम द डिपॉजिटर एक्ट 1996। डिपॉजिटर एक्ट के थ्रू ना सेबी के पास पावर आ गई, इसके साथ साथ कि ये सारी चीज़ें कर सकें, रोल कर सकें। अब इसको हैंडल कौन करता है, CDSL और NSDL, ठीक है। CDSL जैसे आपने आई थिंक सो सेंट्रल जो डिपॉजिटर सिक्योरिटीज लिमिटेड है। ओके, या सॉरी सर्विस लिमिटेड है। ओके, सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विस लिमिटेड, और NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड। ओके, सो बेसिकली ये दो फुल फॉर्म है। ओके, नाउ अगर हम देखें मार्केट, अगर मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओके,
क्यों? क्योंकि देखो सेवर्स है ना, अब वो इन्वेस्टर में चेंज हो रहा है या इन्वेस्टर बन रहा है ना। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के बारे में, तो QIB होता है। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर होता है। एक कंपनी होती है, इन्वेस्ट करती हैं और बिग इन्वेस्टर होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब बड़े बड़े एक तरीके से इन्वेस्ट करती हैं हर एक कंपनी में, है ना, छोटा मोटा अमाउंट नहीं करते हैं। और ये रजिस्टर्ड होती हैं सेबी के साथ, और इन्हें मैंडेटरी भी होता है ना। अगर आपको QIB बनना है तो फिर मैंडेटरी है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इनका एक सब टाइप होता है, इनका, आप QIB की समझिए बात को, कि ये एंश्योर इन्वेस्टर होता है। एंश्योर इन्वेस्टर क्या होता है? देखो, ये बल्क शेयर्स परचेज करते हैं IPO में। ओके, IPO में ये बल्क शेयर्स कैसे परचेज कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास ना एक स्पेशल थिंग्स होती है, लाइक राइट्स हो सकते हैं। आप समझिए बात को, कि जैसे कोई आपने वो कर रहे हो, मतलब कॉन्सर्ट कर रहे हो, ओके, तो कॉन्सर्ट में क्या होता है, कॉन्सर्ट को करने वाला जो बंदा है, उसको देखने वाला कोई स्पेशल बंदा आने वाला है, तो उस पे, उसी बेसिस पे क्या होता है कि टिकट्स और खरीदी जाती हैं, राइट। तो ऐसे होता है कि IPO निकल रहा है, तो उसके लिए एंश्योर्स इन्वेस्टर कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से लेने के लिए इंटरेस्टेड है। आपने देखा होगा IPO में जैसे निकलता है तो कौन कौन से लोग लेने वाले हैं, इसको कौन कौन सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसी बेसिस पे डिसाइड होती है वैल्यू, है ना, कौन कौन से इंश्योर आने वाले हैं, तो उसी बेसिस पे IPO की वैल्यू भी डिसाइड होती है, काफ़ी रिलाई करती है। ओके, तो इसको भूलिएगा नहीं कि ये इंश्योर इन्वेस्टर काफ़ी मेन रोल एक तरीके से प्ले करते हैं IPO में। और ये पहले इनके पास एक्सेस होता है ना, खरीदने का। ओके, एक टाइम पहले आप बोल सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा बल्क में ले लेते हैं शेयर्स। उसके बाद देखो, रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, जो कि एक तरह से QIB नहीं होता। ओके, ये QIB से भी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। ओके, तो रिटेल जैसे हम जैसे लोग होते हैं, राइट, अपन जैसे क्या करते हैं कि एंशियल इन्वेस्टर पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं, राइट। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो ये QIB नहीं होते, ना ही रिटेल होते हैं। ये कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, ओके, पर ये QIB भी नहीं होती, ना रिटेल होती हैं। कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मीन्स, जैसे आपने अभी ट्रेड कर रहे थे हम ना, हमने शेयर्स के बारे में देखा, वैसे ही कमोडिटी मार्केट होती है जिसमें कमोडिटी का एक्सचेंज होता है बल्क में, मतलब टनों में। जैसे फूड ग्रेन्स का एक्सचेंज हो रहा है, प्रीशियस मेटल्स का एक्सचेंज हो रहा है, क्रूड ऑयल्स का मतलब एक्सचेंज हो रहा है। ओके, ये मार्केट में मिल जाती हैं, आप कर सकते हो, पर वो एक माइनर अमाउंट होता है। ओके, पर यहाँ पे क्या होता है, टनों में हो रही है। ओके, समझो बात को कि कितना, मतलब 10 टन, 40 टन। ओके, सो अगर हम देखें बल्क क्वांटिटी, है ना, ट्रेडिंग की जाती है। उसके साथ साथ इसी में भी एक डेरिवेटिव होती है। डेरिवेटिव क्या होती हैं? जो अपनी वैल्यू किसी और से इनिशिएट कराते हैं, ओके, डेराइव करते हैं, लाइक गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। ओके, उन्होंने अपनी जो वैल्यू थी ना, वो गोल्ड से डेराइव की। ओके, गोल्ड से। इसी तरीके से होता है है ना, डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, तो अपनी वैल्यूज़ को किसी और से डेराइव कराते हैं। ओके, तो गोल्ड गोल्ड में क्या होता था? गोल्ड में होता था कि वो बॉन्ड बन गया, ओके, और वो वैल्यू गोल्ड से डिसाइड हो रहा है कि इतना इन्फ्लेशन आ रहा है तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। ओके, तो वो जो बॉन्ड था ना, उसकी वैल्यू उतनी ही होती थी गोल्ड जितनी। ओके, भले ही आपके पास वो गोल्ड ना हो, पर उतनी ही वैल्यू होती थी, आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा अगर आप उसको ले जाते हो। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइन एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैं मार्केट में गया, है ना, तो मैंने मार्केट में क्या किया कि मैंने बात की है एक भैया से, मैंने बोला कि आप ग्रेन्स, मतलब वीट का आप कर दीजिए, मतलब वीट को मुझे चाहिए, ठीक है, 10 टन चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इतना अमाउंट पे कर दो। मैंने अमाउंट दिया और मैं अपना सामान ले आया वापस, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट डील हुई है ये। ओके, एक डील होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि मैंने क्या किया, भैया आप एक काम कीजिए कि आज जो अमाउंट है उस बेसिस पे मैं आपको ये प्रोडक्ट, मतलब इतना पैसा अमाउंट जमा करा देता हूँ, और आज मुझे, ठीक है, जो भी प्राइस है, ओके, इस प्राइस पे मैं आज आपको से 10 टन, मतलब जो 10 टन अमाउंट है ना, वो फिक्स करा देता हूँ कि ये मैं लूँगा, ठीक है, ये फाइनली मैं लूँगा। और बेसिस ये होता है, इसमें दो बेसिस हो सकते हैं कि मैं उस प्राइस पे लूँगा जो फ्यूचर में मैं, मतलब 10 दिन बाद लेने वाला हूँ, या फिर आज के प्राइस पे लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने बोल दिया डिलीवरी 10 दिन बाद होगी, अब मैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन से बेसिस पे लेता हूँ। अगर मैं आज की वैल्यू को फिक्स करता हूँ तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो मैं फिक्स कर देता हूँ टुडे वैल्यूज। अगर मैं उस बेसिस पे करता हूँ 10 दिन बाद की वैल्यू पे मैं अगर लूँगा तो वो होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ना स्वैप पे आते हैं। देखो, स्वैप क्या होता है? वैल्यू एक्सचेंज होता है, मनी का, करेंसी का एक्सचेंज होता है। ओके, क्या होता है ना कि आपका जो मनी है ना, डिपेंड होता है दैट के जो जैसे करेंसी स्वैप्स इन एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सचेंज करेंसी विद
प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। पहले ही 2 कंट्रीज प्री डिटरमाइन कर देते हैं कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके, इस करेंसी से रिलेटेड। अब हम इसको स्वैप करते हैं एक दूसरे से, ओके। तो बेसिकली ये होता है कि डॉलर, ये चीज़ें ये भी हो सकती हैं, देखो, कि डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो सके, क्योंकि डॉलर आज 85 रुपये का है, कल 80 रुपये का हो जाए, ओके। तो मतलब मैंने अभी एक परचेज़ किया आज 80 रुपये से, ओके। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि कल वो 85 का हो गया, मुझे तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, इस वजह से हम एक दूसरे से स्वैप कर रहे हैं। अब ना देखो, यहाँ पे आता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? अब जैसे आपने अभी हमने देखा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, ओके, वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को बोला जाता है, और ये करंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, पी नोट्स के बारे में। पी नोट्स देखो क्या होता है। पी नोट्स होता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय फॉरेन फंड्स एंड इन्वेस्टर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी टू इन्वेस्ट इंडियन सिक्योरिटी। देखो, जो फॉरेन के जो लोग होते हैं ना, वो अब डायरेक्ट तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना, उनको सेबी से करना, मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू, ओके। ये टेक्निकली पी नोट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफ शेयर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ओके, ऑफ शेयर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको पी नोट्स बोला जाता है या पार्टिसिपेटरी नोट्स बोल सकते हो। जो इश्यू करता है, कौन करता है? एफपीआई करती है, और देयर सब अकाउंट अगेंस्ट अंडरलाइन इंडियन सिक्योरिटीज़ के, ओके। इसके अगेंस्ट करते हैं अंडरलाइन इंडियन सिक्योरिटीज़ के। नाउ यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के कुछ टर्म्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेड्ज फंड, ओके, और ओपन एंडेड फंड्स, अच्छा, म्यूचुअल फंड्स और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ना बात करते हैं सेबी के बारे में। देखो, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ओके। अब देखो, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी, होनी चाहिए थी, ओके, मार्केट्स में, कि कोई तो एडमिनिस्ट करे। तो बेसिकली इसी वजह से आया 1988 में, ओके। पर ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। फिर सेबी एक्ट 1992 आया, जो स्कैम हुआ था, ओके। तो हर्षित मेहता वाला। सो बेसिकली क्या हुआ कि उसके बाद जो सेबी एक्ट 1992 आया, तो उसके पास काफ़ी पावर आ गई, रेगुलेटरी बॉडीज़ बन गई, कौसी लेजिस्लेटिव, कौसी जुडिशियल, कौसी एग्जीक्यूटिव। देखो, मतलब इतनी सारी पावर्स आ गई उसके बाद, राइट। तो उसके बाद क्या हो सकता है? ड्राफ्ट रेगुलेशन कर सकती है, इंक्वायरी कंडक्ट करा सकती है, रूल पास कर सकती है, इम्पोज फाइन कर सकती है ना, फाइन इम्पोज कर सकते हैं। अब सेबी में ना कंपोजिशन क्या क्या है वो देखते हैं। एक चेयरमैन होता है, 5 ईयर्स के लिए टर्म्स होता है, रीअपॉइंटेड पॉसिबल है, किया जा सकता है, 65 ईयर्स की मैक्सिमम लिमिट होती है। एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है आरबीआई से, 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, 5 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, ओके। ये ऑफिसर, ये मेंबर है, ओके। नाउ अगर हम देखें, अगर सेबी से रिलेटेड कोई केस है, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? सेट में। सेट क्या? सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल। इसमें देखो, और कौन कौन से 2 इंस्टीट्यूशन के लिए जा सकते हैं हम? IRDAI और PFRDA। ये कौन कौन से हैं? IRDAI कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PFRDA कौन है? प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, ओके। इन दोनों के केस के लिए भी हम SCT में जा सकते हैं। अगर वहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ओके। यहाँ पे कोर्ट में हम डायरेक्ट नहीं जाते इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। NFRA एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 2018 में। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्स कर सके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। अब देखो, काफ़ी लोग होते हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उसको देखने के लिए इसको किया गया था। चेयरमैन होते हैं इसमें एक, उसके बाद 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक 9 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें। और जो किसके, मतलब अगर इसके अगेंस्ट अगर डिसीजन लेना हो तो आप NFRAA में जा सकते हो। NFR दैट इज एपीलेट अथॉरिटी, ओके, जिसमें आप जा सकते हो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफिलिएट अथॉरिटी, जिसमें आप इसके लिए रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या डिसीजंस है, ओके, तो उसमें आप ले सकते हो, ओके। सो बेसिकली हमने सेबी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर टॉपिक, ओके। तो होपली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।